दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर बनने वाले एक और नए हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि होगा केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमें कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आ रहा है। तो आपको थोड़ा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड समझा देता हूँ। केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाना चाहती है जो केरला के पूरे डायरेक्शन में आप कह सकते हो एक लाइन की तरह चलेगी, जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉप्स है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो स्पीड्स है वो 140-160 के आसपास में रखी गई थी, जिसका वजह से ये सेमी हाई स्पीड सर्विस में आती थी। अब गवर्नमेंट यहाँ पर इसको फंडिंग देने के लिए इसलिए कतरा रही थी और डीपीआर इसलिए पास नहीं कर रही थी क्योंकि इस तरीके की रूट के ऊपर जहाँ पर इतने स्टेशन है वहां पर सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड के बीच में इतना डिफरेंस रह नहीं पाएगा और जो पैसे भी खर्च होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पर कोई बेहतर प्रोजेक्ट बनाने की, डेवलपमेंट करने की नीड थी। अब इसी को देखते हुए केरला गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि प्रोजेक्ट जो है वो उसको हाई स्पीड ट्रेन के सबसे बनाएंगे, यानी मोर देन 300 की स्पीड से सबसे बनाएंगे, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट जो है ज्यादा डिफरेंशिएटिंग और वैल्यूएबल बनेगा ओवरऑल अगर जब पूरे देश का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क होता है उसके लिए। और होपफुली अभी हमें गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट प्रूव होते हुए नजर आता है, जिसके लिए कॉस्ट जो अप्रोक्सीमेटली आएगी वो 64,000 करोड़ की होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे इंडिया और यूरोप के बीच में होने वाले मल्टीपल डील से रिलेटेड। आप जानते हो हमारे जो पीएम है वो करेंटली यूरोप विजिट पर है और यहाँ पर अगर मेजर अब तक के अनाउंसमेंट्स की बात करें तो यूपीआई हमें यूरोप में शुरू होते हुए नजर आएगा, जब पर सिंगापुर और मिडिल ईस्ट के बाद में हमें यूरोपियन बैंक्स के साथ में टाई अप नजर आ सकता है यूपीआई सिस्टम का। यहाँ पर फ्रांस में जब बात हो रही थी तब ये बातें हुई है और इसके कारण हमें जो है यूपीआई का धीरे धीरे बढ़ रहा ग्लोबल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएगा। वैसे दोस्तों सिर्फ ये बातें नहीं है, लेकिन मल्टीपल इंपॉर्टेंट जो काम होने थे इंडिया के यूरोप से वो भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट्स हो। जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो बात हो रही है फ्रांस के साथ में वो है 9,900 मेगावाट के जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिसके लिए फ्रांस हमें कोऑपरेट कर रहा था, तो उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जाने वाली है। जर्मनी के साथ में यहाँ पर बात हो रही है, इंडिया के पुणे में 6G लेबोरेटरी बनाने की बात यहाँ पर हुई है और ऐसे कई चीजों के लिए यूरोप के साथ में हम हमारे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जिन्होंने अप्रूवल दिया है साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को, जो कि एक 120 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होगा, जो कि हरियाणा को गुजरात और राजस्थान के 4 पोर्ट्स के साथ में जोड़ेगा। अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जो कि बहुत ज्यादा आउटपुट देती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज है, लेकिन जो दादरी है वहां से शुरू होता है WDFC। इसके कारण जो सबका सब पूरा का पूरा हरियाणा है वो कनेक्ट नहीं होता है बाय रेलवे इस कॉरिडोर से। अब जरूरी इसके लिए ये है कि एक लाइन बननी थी, चाहे वो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है जो वैसे बन रहा है, और ये सेकंड लाइन अब जो अप्रूव हुए है ये दादरी को जोड़ेगी यहाँ पर, जहाँ पर ये फारूक नगर जो गुड़गांव के पास में आता है, ऐसे लेके लोहरू, भिवानी, इन जगहों में जाएगी। अभी राजस्थान में जा चुकी है और जाकर फिर ये गुजरात के कांडला, मुंद्रा, नवलखी और जखाऊ पोर्ट्स को जोड़ेगी, जिसके कारण जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ का आता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन पोर्ट्स के ऊपर, और साथ साथ दूसरे DFCs जो बनेंगे उसके साथ में भी कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। तो अप्रूवल मिल गया है, अराउंड 3.1 करोड़ रुपीस दिए गए। अब सर्वे को धीरे धीरे इसके ऊपर काम बढ़ेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है SR ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन लिमिटेड से, जिन्होंने कहा कि वो और 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे बंगाल के अंदर अपने गैस रिफाइनरी का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या आउटपुट बढ़ाने के लिए। तो मैंने आपको कल ही खबर दी थी कि 0.9 MMSCD की कैपेसिटी इनकी अब हो गई है, 1.3 तक इनको बढ़ाना है इसको, और इसके लिए ये जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके जरिए 18 से 24 महीनों में 350 और नए वेल्स बनाने का काम ये करेंगे, जिसके कारण यहाँ का आउटपुट बढ़ेगा और लोगों के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हम हमारे चैनल पर अराउंड 3 लोग महीने में 60 वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और इसकी वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आप में से अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 40% लोग ही ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियोस देखते समय। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बढ़ते हैं आगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सदर्न रेलवे, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने डिवीजन के अंदर 90 स्टेशन को अपलिफ्टमेंट देंगे, जिनमें 15 स्टेशन चेन्नई के आसपास में ही होंगे। 35 स्टेशन के लिए टेंडरिंग प्रोसेस ऑलरेडी फाइनलाइजेशन के अंदर है और 934 करोड़ रुपए इस साल के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं स्टेशन को बनाने के लिए। मेन स्टेशन की बात करें तो गिंडी, बोंतौर, पातौर, पार्क, मबलम, गुम्मरी पोंडी, इन स्टेशन को यहाँ पर मेजरली अपग्रेडेशन देखने मिलेंगे। वैसे चेन्नई एग्मोर जो है वो बहुत अलग तरीके से रिडेवलप हो रहा है, वो एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये बाकी जो स्टेशन होंगे इनके ऊपर बेटर लाइटिंग, फ्लोरिंग, फर्नीचर ऑन प्लेटफॉर्म्स, एस्केलेटर्स, अप्रोच रोड्स, रूफ प्लाजाज, रिटेल स्पेस, रिटायरिंग रूम, CCTV कैमरास, डिसेबल्ड लोगों के लिए इम्यूनिटीज, पार्किंग लॉट्स, इन जैसे बेसिक और नीडेड फैसिलिटीज को इंप्रूव करने वाला डेवलपमेंट होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है टेस्ला से रिलेटेड, जिन्होंने फिर से इंडियन गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन शुरू कर दिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए, और अब ऐसे लग रहा है टेस्ला सच में फैक्ट्री बनाना चाहती है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में खबर आती है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि टेस्ला जो है इंडिया में आना चाहती है।
लेकिन अब ऐसे नजर आ रहा है कि कंपनी जो है सीरियस है अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिलेटेड। तो दोस्तों एक्चुअल में गेम ऐसा चल रहा है कि टेस्ला चाहती तो है वो इंडिया में आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर बाकी प्लेयर्स के फेयर मार्केट के तरीके से आना नहीं चाहती। वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी दे दे, कोई एग्जाम्पशन दे दे, कोई कुछ दे दे, तब वो आएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली दिखा चुकी है कि वो ऐसा करेंगे नहीं, और गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती, बाकी कंपनीज भी फिर मांगेंगे और वो फेयर नहीं होगा। लेकिन अभी टेस्ला ये देख भी रही है कि इंडिया का ईवी मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है और उसको वो मिस आउट नहीं करना चाहते। तो अभी ऐसी खबरें जो आई है वो थोड़ी डिटेल में आई है, जहां पर टेस्ला 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर की कैपेसिटी से प्लांट बनाना चाहती है। 20 लाख रुपए से इनकी ईवी शुरू होंगे जो इंडिया में बनेंगे वो, और साथ साथ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेस होगा वो इंडो पैसिफिक रीजन का वो इंडिया में बनाना चाहते हैं। ये 3 बातें हमें समझ में आई है। अब तक टेस्ला में से जो कोई स्टेटमेंट्स आते हैं वैसा कोई स्टेटमेंट अभी तक हमें आया नहीं है, ये सब खबरें हैं। लेकिन प्रॉबेबली जो खबरें हमें आती रहती है उसकी वजह से एक बात समझ में आ रही है कि टेस्ला सच में इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, बट उसको जो चाहिए अपॉर्चुनिटी वो गवर्नमेंट के जरिए मिल नहीं रही है। वैसे आपको बता दूं बेंगलुरु और मुंबई के अंदर टेस्ला के पास में ऑफिसेस है जो इन्होंने लीज कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्ला का काइंड ऑफ प्रेजेंस भी है, और बेंगलुरु में इन्होंने कंपनी भी रजिस्टर कर रखी है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया के 3rd लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म HCL टेक से रिलेटेड, जिन्होंने 100% स्टेक खरीद लिया है जर्मन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर ASCP ग्रुप के साथ में, और 100% स्टेक खरीदा गया है $272.27 मिलियन चुकाते हुए। तो ये जो दोस्तों कंपनी है ये ऑटोनोमस ड्राइविंग, ई मोबिलिटी, कनेक्टिविटी टेक, इन चीज़ों के ऊपर काम करती है। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या ये चल रहा है। ये जो कंपनी है वो कई सारे जर्मन कंपनीज, यूरोपियन कार कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज को जो है अपनी टेक्नोलॉजिकल फीचर्स बना के देने का काम करती है, कंसल्टिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंसल्टिंग करती है, सर्विस टेस्टिंग करती है, सॉफ्टवेयर करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक्स का काम करती है, वैलिडेशन वगैरह भी करती है। लेकिन अब आप जानते हो कि धीरे धीरे ईवीज की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। अब दोस्तों ईवीज के अंदर हार्डवेयर इतना नहीं होता, इतने हजारों पार्ट्स जो एक ऑटोमोबाइल के अंदर लगते हैं वो ईवीज में नहीं होते। बेसिकली जो मोटर होती है, बैटरी होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह होता है, उतना ही होता है ईवी के अंदर, जिसके कारण जो मेन इनोवेशन ईवी के अंदर होने वाला है फ्यूचर में वो सॉफ्टवेयर एंड टेक के हिसाब से होगा, ना कि हार्डवेयर के अंदर। इसके कारण कंपनीज जो ट्रेडिशनली बनाते आई है सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स, उनके लिए जरूरी है वो चीज़ ऐसे करें। आज टाटा इतने अच्छे से काम इसलिए कर पा रहा है ईवी में क्योंकि उनके पास में टाटा एलेक्सी की कंपनी थी, TCS का कहीं ना कहीं पर एक्सपीरियंस था जो उनको काम में आया। जरूरी होगा दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए उनके पास में ऐसे एक्सपर्टीज कहीं से आए, और इसी के लिए HCL जो है इस कंपनी के जरिए आगे जाकर बहुत अच्छा काम कर सकेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से है, जो बन गया है एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल हो गया है। बेसिकली यहाँ पर 26 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया था मॉडल विलेजेस बनाने के लिए। 100% क्लीनलीनेस, प्रेस्टिजियस क्लीनिंग, यहाँ पर कई सारे जगहों के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं क्लीनलीनेस के लिए, उनको अचीव ये किया गया है, जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ है। जरूरी भी है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म और काफी ज्यादा सुंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसके कारण यहाँ पर एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, जो कि इस टैग के कारण यहाँ पर इसे मिल रहा है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो जस्टिन मैथ्यू पूछते हैं, व्हाट चेंजेस डज इंडिया नीड इन इट्स इकोनॉमिक मॉडल टू रीच द लेवल ऑफ अ हाई इनकम इकोनॉमी। तो देखो यार ये ना सब्जेक्टिव है थोड़ा, मतलब हर टाइम के साथ में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में धीरे धीरे आंसर चेंज होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, और ये थोड़ा मेरे हिसाब से भी होगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो चेंज इंडिया को आज के डेट में जरूरी है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, उसमें से बहुत ज्यादा लोगों को निकालकर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में जाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट देश का आधा पॉपुलेशन जो है वो खेती करता है, लेकिन उतने लोगों की जरूरत नहीं है खेती के अंदर। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखो तो जो हजारों एकर्स की खेती होती है वो 2-3 लोगों की टीम भी है, टेक्नोलॉजी मशीन्स इनोवेशन के जरिए संभाल लेती है, और उनका पर यील्ड हेक्टेयर का जो होता है, हर 1 हेक्टेयर में से कितना खेती हो जाती है, कितना आउटपुट आता है, वो इंडियन खेतों से बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर 1-2 एकड़ पे भी 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा लो इकोनॉमिक आउटपुट देने वाला बिजनेस है या कहे तो इंडस्ट्री है। लेकिन हम इस इंडस्ट्री के अंदर से जो आउटपुट आता है वो बहुत कम नंबर ऑफ लोगों के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा आउटपुट भी निकाल सकते हैं अगर हम प्रोडक्शन और यील्ड के हिसाब से बात करें। तो ज़रूरी ये है कि जो हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज है, जो बहुत ज़्यादा आउटपुट देती है पैसों के हिसाब से, जो बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो ग्लोबली बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, कोडिंग हो, या अगर वो चीज़ें नहीं हो सकती है सबके लिए तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, दूसरे तरीके की लेबर इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, इन जैसे बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर हमें एग्रीकल्चर से लोगों शिफ्ट करने की जरूरत है। तब जाकर जो इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन है वो बढ़ पाएगा, वो खेती के जरिए नहीं बढ़ सकता। पॉलिटिकल विल कहिए या जो भी चीजें कहिए, उसके कारण ये चीजें होना काफी ज्यादा स्लो है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फार्मर है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। खेती को छोड़ना हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन अगर खेती से कोई बाहर आकर किसी अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर या कोई न्यू एज इंडस्ट्री में काम करता
करता है तो वो एक्चुअल में ज़्यादा बेहतर होता है उनके खुद के पर्सनल प्रोग्रेस के लिए भी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी। अब यहाँ पर ये भी बात है कि हमको उतने जॉब्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करनी पड़ेगी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि ये लोग फार्मिंग से बाहर आए। तो उसके लिए इंडिया को ऑब्वियसली मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये हो जाएगा, और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अगर हम डेटा को भी देखें पिछले 100 सालों के, तो वही होता है कि मेनली खेती में से लोग जब बाहर आते हैं तब जो इकोनॉमी है वो हाई आउटपुट इकोनॉमी बनती है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत बढ़ने लगती है। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास में कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर कोई न्यूज़ सबमिट आपको करनी है तो उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट होते हो कोई भी न्यूज़ देने वाली है तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। और मिलेंगे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।